मुझे लगता है कि अभी तक जितनी भी चर्चा हुई है उससे आप सभी लाभान्वित हुए होंगे और मैं उसी चर्चा को जारी रखते हुए आप लोगों को हाल ही में जारी हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मॉडिफाई हुए डाइज प्रपत्र के बारे में अन्य जानकारियां देना चाहूँगा। अब इस विषय में हम जो आगे जितनी भी बात करेंगे वो मेनली फोकस हम उसी पर करेंगे जो इसमें नए वेरिएबल ऐड हुए हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे बहुत सारे साथी जो पहले से इसी कार्य में लगे हुए हैं और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि ये ऐसा मौका है जिस समय सभी स्तर के अधिकारी जो भी डाइज में सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत हैं, स्कूल से लेकर स्कूल प्रधानाचार्य, स्कूल टीचर से लेकर हमारे CRCs, BRCs, हमारे ब्लॉक के अधिकारी, ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट MIS कोऑर्डिनेटर्स और हमारे राज्य स्तर से भी जो हमारे अधिकारी हैं वो सभी इसमें मौजूद हैं। और हम अपनी जब बात कहना चाहेंगे तो एटलीस्ट जब हम कह रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई भी बात कहेंगे तो वो सभी उस लाइन के जितने भी अधिकारी हैं वो सभी लोग हमारी बात सुन सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जारी हुआ और ये एप्लीकेबल है सभी स्टेट्स के लिए। अधिकांश स्टेट्स अपने मॉडल रूल्स तैयार कर चुके हैं, अभी फाइनल नहीं किया है। कुछ स्टेट्स ने हालांकि इनको फाइनल करके और रोल आउट कर दिया है अपनी स्टेट में, लेकिन हर स्टेट में ऐसी स्थिति नहीं है। तो आपको जब ये प्रश्न देखे आपने जो RTs पर आधारित हैं, हमने जो डाइस डेटा कैप्चर फॉर्मेट मॉडिफाई किया, तो आप सभी आश्चर्यचकित रह गए होंगे कि ऐसी कोई भी जानकारी हमारे स्कूल पर नहीं है अवेलेबल एज ऑफ नाउ, किसी भी स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इनफैक्ट हमारे जो BRC CRCs हैं वो भी इस बारे में अभी तक बहुत जानकारी उनको नहीं है कि किस तरह की जानकारी मांग रहे हैं आप CCE के अंतर्गत या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स में जब आप ये डेटा कैप्चर फॉर्मेट लेके जाएंगे 2010-11 के लिए स्कूल में या किसी भी अन्य स्तर पर, तो आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे कि ये चीज़ें हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर अगर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात करें तो ये बहुत जगह पर अभी स्कूल्स को पता ही नहीं है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है क्या। उन केसेस में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जहाँ पर कुछ नहीं है अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो उस स्तर से जो जानकारी आएगी, उस जगह से जो जानकारी आएगी वो सिंपली ये आएगी कि हमारे यहाँ पर अभी SMCs नहीं है। लेकिन जब हम उनसे ये सवाल करेंगे और हमारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट में अगर हम ये जानकारी मांग रहे हैं तो इससे एक चीज़ बहुत साफ हो जाती है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हमें SMCs, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ या तो इनका निर्धारण करना है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन करना है, उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, ये सब जानकारी हमारे हर स्तर पर पहुंच जाएगी। और इस वर्ष हम जो जानकारी इकट्ठा करेंगे, ये जानकारी जो हमारे पास जो डेटा इकट्ठा हो जाएगा SMCs के लिए या CCE के लिए या स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, इनके बारे में विस्तार से चर्चा भी करूंगा इन सभी मुद्दों पर, लेकिन इनके बारे में हमें एक बेंचमार्क मिल जाएगा आज की डेट में कि आज हमारी स्थिति एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए ये स्थिति है कि हमारे 100 में से सिर्फ 10 स्कूल्स में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है एज ऑन 30 सितंबर 2010 के लिए। फिर जब हम अगले वर्ष इन्हीं बिंदुओं पर जब डेटा कलेक्शन करेंगे 30 सितंबर 2011 को, तो हम लोग एटलीस्ट एक ये असेसमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्रेस हुआ है इन टर्म्स ऑफ ये जो हमने SMCs कॉन्स्टिट्यूट की हैं, तो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं हम ईयरली और कैसे उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाते जा रहे हैं। तो अब मैं कुछ जो 3-4 मुख्य बिंदु हैं उन पर सिर्फ चर्चा करना चाहूँगा पहले, और उसके बाद एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ हमने बनाया है नेशनल लेवल से। एक टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ हम दे देते हैं सभी स्टेट्स को, और इन्हीं बिंदुओं पर स्टेट भी अपना कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ बनाते हैं, जिसमें एक तो ये होता है कि हर तरह की एक्टिविटी जो आपके किसी भी स्तर पर डाइस डेटा को कलेक्ट करने से लेके और डेटा सबमिशन तक लेके और उसके बाद डेटा का शेयरिंग तक लेके एक डेट वाइज कैलेंडर तैयार कर दिया जाता है। ये कैलेंडर हर स्तर पर चर्चा इस पर की जानी चाहिए और हर स्तर पर ये कैलेंडर फॉलो होना चाहिए। उस कैलेंडर पर भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं
शुरू करता हूं यहां से। जो पहली मेन इंफॉर्मेशन है, जो हमने एक बड़ा चेंज इसमें किया है डाइस डेटा कैप्चर फॉर्मेट में इस वर्ष के लिए, वो है मुख्यतः इसकी कवरेज। आप सभी मुझसे सहमत होंगे कि बहुत सारे प्राइवेट एडेड और अनएडेड स्कूल्स भी जो कि रिकॉग्नाइज थे, अभी तक शायद हमारे सिस्टम में कई जगह पर इंक्लूड नहीं थे। तो इसलिए इस बार जो फोकस है वो और भी ज़्यादा हो जाता है कि हम इस बार जिन स्कूल से डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं उनमें सिर्फ रिकॉग्नाइज स्कूल नहीं, अनरिकॉग्नाइज स्कूल से भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार के स्कूल्स, जो छोटे छोटे स्कूल चल रहे हैं गली कूचों में और जिन्होंने कोई मान्यता प्राप्त नहीं की है सरकार से या किसी भी स्तर से, ऐसे स्कूलों से भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। आप सब ये भी मानेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसे स्कूल्स को कुछ समय दिया गया है कि या तो वो मान्यता प्राप्त कर लें राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से या किसी भी अन्य सरकार जो भी एप्लीकेबल हो उस सरकार से, या उनको बंद होना पड़ेगा। इस समय हमारे पास स्थिति बहुत साफ नहीं है कि ऐसे कितने स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में या किस स्टेट में चल रहे हैं। इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ऐसे सभी स्कूल्स की जानकारी हमारे डाइस प्रपत्र के मार्फत कलेक्ट करें इन सभी स्कूल से। इसमें मैं हमारे सीआरसी जितने भी महोदय आए हुए हैं इन सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि और किसी भी स्तर पर ये नहीं पता होता कि हमारे एरिया में कितने अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट की बात पूछें या कहीं और बड़े ब्लॉक की बात पूछें तो ये जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक क्लस्टर के लिए जहां 15 से 20 स्कूल, 20 से 25 स्कूल ऑन एन एवरेज होते हैं आपके अंडर में, और एक छोटा एरिया होता है जिसमें आप सर्व करते हैं, तो उसमें आपको ये जानकारी हमेशा रहती है कि कितने स्कूल्स अनरिकॉग्नाइज्ड हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे एक तो ये है कि आप इन सभी स्कूल से ये डेटा कलेक्ट करें। तो हमारा पहला चैलेंज तो यही होगा। दूसरा एक जो मुख्य बिंदु है अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स का, वो है कि क्या हमें मदरसा से भी डेटा कलेक्ट करना है। तो इस समय हमने मदरसा से डेटा कलेक्ट करने का प्रोविजन डाइस में रखा गया है। उसमें वो ऑप्शंस भी दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं जिसमें आप चिन्हित कर सकते हैं कि ये स्कूल एक मदरसा स्कूल है। मदरसा में भी क्या वो वक्फ बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड है, या किसी और अन्य संस्था से रिकॉग्नाइज्ड है, या अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा है। सभी तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका मतलब हम सभी मदरसा से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम उन मदरसा से इंफॉर्मेशन एकत्रित नहीं करेंगे जो मदरसा सिर्फ धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में जितने भी मदरसाज हैं उनमें दो तरह के मदरसाज होते हैं बेसिकली। एक ऐसे मदरसाज होते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही प्रदान की जाती है, तो हम उन मदरसा से डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मदरसाज हैं जहां हमारी जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, ये भी प्रोवाइड की जाती है। तो इन सभी मदरसा से बीट रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं कि कई जगह वो मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन वो अपना स्टेट का जो करिकुलम है वो फॉलो कर रहे हैं और प्राइमरी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन सभी में जो भी ऐसे मदरसाज हैं जो ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उन सभी से हम डेटा कलेक्शन करेंगे। तो आई होप कि मैं आपकी बहुत सारी क्वेरीज का इसी में जवाब मिल गया होगा जो आप सोच रहे होंगे। दूसरा जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चेंज किया है वो है कि अभी तक डाइस का डेटा इनकम्प्लीट समझा जाता था, वो इस संदर्भ में कि इसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। तो इस वर्ष हमने जो बहुत बड़ा एक चेंज किया है वो किया है कि हमने आउट ऑफ स्कूल बच्चों की जानकारी इसमें लेना इकट्ठा करेंगे। बहुत सारी जगह में तो ये एप्लीकेबल होगा, जैसा कि स्पेशल ट्रेनिंग के लिए हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस भी कुछ आ चुके हैं, जानकारी जानना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी के स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। तो फ्रेंड्स, ये स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मॉडल रूल्स स्टेट्स अपने अपने अभी ड्राफ्ट कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं बहुत सारे स्टेट्स, और कई इसको रोल आउट भी कर चुके हैं कि हमारे क्या रूल्स होंगे। ये स्पेशल ट्रेनिंग जो हम प्रोवाइड करेंगे अंडर आरटी, तो इसके लिए मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि किस तरह से हमारे मॉडल रूल्स काम करेंगे।
इन मॉडल रूल्स के अंतर्गत, अपने आपके स्टेट आरटी रूल्स के अंतर्गत, सबसे पहला जो उद्देश्य है हमारा कि हमारे जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं वो सभी स्कूल में एनरोल किए जाएंगे। और जब ये बच्चे एनरोल किए जाएंगे, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। आउट ऑफ स्कूल में से भी 2 कैटेगरी आपके बच्चे आपको मिलेंगे, जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ऐसे बच्चे जो किसी भी वर्ष पिछले वर्षों में ड्रॉप आउट हो गए हों स्कूल से, दूसरे बच्चे ऐसे होंगे जो कभी स्कूल में नहीं आए। तो ऐसे आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी अब डाइस के मार्फत कलेक्ट की जाएगी। ये कैसे कलेक्ट होगी? क्योंकि आप किसी भी, हमारा जो डाइस का प्रपत्र है ये तो हम स्कूल से भरते हैं, घर में नहीं जाता, हाउस होल्ड पे नहीं जाता। जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कहा गया है कि हर बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु का सबसे पहले एनरोल किया जाएगा स्कूल में। स्कूल उस बच्चे का नाम दर्ज किया जाएगा स्कूल के रजिस्टर में। तो हम जब अपने जानकारी ये स्कूल से लेंगे तो हमें सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि ऐसे कितने आउट ऑफ स्कूल बच्चों का हमने इस वर्ष हमने रजिस्टर में नामांकन किया है। इसके अलावा ये बच्चे जो डायरेक्ट एडमिटेड होंगे अपनी आयु के अनुसार क्लास में, सब फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 वर्ष है और कभी स्कूल नहीं गया, तो डायरेक्टली उसका एनरोलमेंट कक्षा 4 में हो जाएगा। लेकिन आप सभी सहमत होंगे कि वो बच्चा स्टैंड आउट करेगा, उस क्लास में नहीं चल पाएगा अन्य विद्यार्थियों के साथ। उसके लिए आरटीई एक्ट में एक प्रावधान किया गया है जो स्पेशल ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। इस स्पेशल ट्रेनिंग के अंतर्गत इस तरह के सभी बच्चे जो अपनी एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिट किए जाएंगे, जो कभी स्कूल नहीं गए या जो जिनका के एजुकेशन लेवल अपने जो पीयर ग्रुप है, अपने जो साथी हैं कक्षा के, उनके साथ मैच नहीं करता, तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और ये स्पेशल ट्रेनिंग जैसा कि बताया गया था हमारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट में भी कि किसी भी स्तर पर की जा सकती है। दैट मीन्स वो स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल में भी की जा सकती है आफ्टर स्कूल आवर्स। उसके लिए स्पेशल मटेरियल तैयार किया जाता है जिससे कि अगर कोई बच्चा कक्षा 4 में डायरेक्ट एडमिट हो रहा है और वो पहले कभी किसी भी कक्षा में नहीं गया, तो उसको 4 साल नहीं लगेंगे कक्षा 4 तक का स्तर पहुंचने के लिए, क्योंकि उनका मेंटल लेवल जो होता है वो पहले ही बढ़ गया होता है। वो इस कोर्स को बहुत जल्दी, जो कक्षा 1, 2, 3 का होगा उसको बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। और ऐसे कोर्स की जो निर्धारित किया गया है कि ऐसे कोर्स की जो ड्यूरेशन होगी वो 3 महीने से लेके 2 साल तक हो सकती है। तो एक बच्चा जो 10 साल का है और जो कक्षा 4 में एडमिट किया गया है, हो सकता है वो 6 महीने में उस लेवल पर पहुंच जाए कि वो कक्षा 4 के अपने जो दूसरे अन्य साथी विद्यार्थी हैं उनके साथ जाकर के और वो पढ़ सके, आगे की अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। हो सकता है वो 6 महीने ले ले या 1 साल तक कर ले। और जो मैक्सिमम लिमिट दी गई है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वो 2 साल तक है। एक्सेप्शनल केसेस में ये लिमिट 3 साल तक भी जा सकती है। तो ये है स्पेशल ट्रेनिंग। जितने भी बच्चे आज तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एआई सेंटर्स में पढ़ रहे थे, ब्रिज कोर्सेज कर रहे थे, अब वो सब ब्रिज कोर्सेज या एआई सेंटर्स में ना पढ़ के उन सभी को कन्वर्ट किया जाएगा एज स्पेशल ट्रेनीज। आपको इस प्रपत्र में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि हम पिछले साल की भी जानकारी मांग रहे हैं कि स्पेशल ट्रेनिंग में पिछले साल कितने बच्चों ने पूरी की गई स्पेशल ट्रेनिंग, कितने बच्चे एनरोल किए गए, नामांकित किए गए स्पेशल ट्रेनिंग के अंतर्गत। तो हमें ये एंटिसिपेशन है, हमारा ये मानना है कि अधिकतर जगह से ये जानकारी 0 आएगी। इसमें आप कहेंगे कि कोई भी बच्चा नहीं था, और ये सही है, लेकिन आप ये भी मानेंगे कि ये डेटा कैप्चर फॉर्मेट डेली बेसिस पर चेंज नहीं होते। हमने ये एक बार अगर चेंज किए हैं आरटीई की लाइट में, तो हो सकता है अगले 2, 3, 4 या 5 वर्षों के लिए ये डेटा कैप्चर फॉर्मेट वही रहे। तो अगर इस साल से नहीं तो बहुत सारे वेरिएबल्स जो होंगे, बहुत सारे चर इस डेटा कैप्चर फॉर्मेट के अगले साल से हमारे इफेक्ट में आ जाएंगे और हमें रिजल्ट्स देंगे, ताकि हम उससे अपनी मॉनिटरिंग ठीक से कर सकें। हम ये इंश्योर कर सकें कि ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारे जिले में, हमारे ब्लॉक में, हमारे क्लस्टर में, वो ठीक प्रारूप तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें स्पेशल ट्रेनिंग की जब बात करेंगे, स्पेशल ट्रेनिंग जैसा कि बताया गया था डेटा कैप्चर फॉर्मेट में,
अब जितने भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल होंगे या जिन्हें भी और स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लाइक